हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 141, शादी और तड़प वाली किस। शादी एंड तड़प वाली किस। भत्रा हाउस। मीरा के दोनों हाथों में मेहंदी लग रही थी। उसके पास और भी लड़कियां बैठी थी और सबके हाथों में मेहंदी लग रही थी और साइड में बड़े स्पीकर पर गाना चल रहा था, पर कोई भी डांस नहीं कर रहा था। रीटा ने कहा, यार गाने बज ही क्यों रहे हैं जब किसी को डांस ही नहीं करना है। मीरा ने कहा, तो तुम लोग ही जाकर डांस क्यों नहीं करती, तुम लोग स्टार्ट करो, फिर देखो पीछे पीछे सब आएंगे। तभी वहां सायरा और शिखा भी आ गई। दुर्गा ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों भी मेहंदी लगवा लो। दोनों ने सिर हिलाया और जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। शिखा को वहां मौजूद हर एक इंसान देख रहा था। वो सबकी नजरें खुद पर पाकर बोली, आई नो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, सब मुझे ही क्यों घूर रहे हैं। छाया ने उसकी बात सुनी तो कहा, क्योंकि आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो दी, और आपका सूट ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए ही बना है। शिखा ने उसे देखा, फिर होले से मुस्कुरा दी। उसने अपनी ड्रेस देखी और मन में कहा, इस बेवकूफ इंसान की चॉइस है तो बहुत अच्छी, पर इसने ये ड्रेस इस सायूं बायूं के लिए खरीदा है। कमीना, मेरे लिए तो आज तक कुछ नहीं खरीदा। कहते हुए वो अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। वहीं उन लड़कियों से कुछ दूरी पर सारे लड़के खड़े थे। शिवम एकटक शिखा को ही देख रहा था। उसने खुद से कहा, झूठी, गले में जो लॉकेट है वो मैंने ही दिया है, और ये कपड़े भी तो तुम्हारे लिए ही लाया था। और भी कुछ है, पर वो वक्त आने पर दूंगा। उसने शिखा को ऊपर से नीचे तक देखा। शिखा ने ग्रीन कलर की थाई लेंथ फुल स्लिप वाली अनारकली पहना था। उस पर व्हाइट और सिल्वर स्टोन लगे थे। उसके नीचे सिल्वर करल का शरारा और गले में शरारा के करल का दुपट्टा लिया था। कानों में सिल्वर झुमके थे और गले में एसबी लॉकेट, रेड लिपस्टिक और लाइट मेकअप। बीच मांग कर उसके बाल दोनों तरफ से कंधों से होते हुए कमर तक थे। मांग में शिवम के नाम का सिंदूर भी लगाया था। पैरों में मैचिंग जूती थी। वो सच में आज हमेशा से अलग लग रही थी, बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव। शिवम ने अपने दोनों तरफ खड़े रोहन और मनन से कुछ कहा, जिसे सुन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर डीजे के पास जाकर कुछ कहा। थोड़ी देर में दोनों बीच फ्लो पर थे और गाना स्टार्ट हुआ। म्यूजिक की आवाज सुन सबका ध्यान उन पर गया। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा -2। सबने देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों गाने पर बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। दोनों की नजरें अपनी अपनी वाली पर थी। शिखा ने उन्हें एक नजर देखा, फिर अपनी मेहंदी देखने लगी। यूं तो गाना सुनकर उसके पाँव जमीन पर नहीं ठहरते थे, पर आज उसका मन ठीक नहीं था। वो अपनी मेहंदी देख रही थी कि एक प्यार भरी सुनी हुई आवाज उसके कान में गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सिर घुमाकर देखा तो शिवम गाते हुए रोहन और मनन के बीच से निकलकर सामने आया। चांद तारों से कहो, अभी वहां ठहरे जरा। चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। उसकी नजरें शिखा पर ही टिकी हुई थी। उसने उसे देखते हुए गाया, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा। शिवम फिर से गाने को हुआ कि अयान की आवाज आई। वो सबके बीच से निकलकर शिवम के पास गया और मीरा को देखते हुए गाया, देखा जाए तो वैसा अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल है। शिवम ने आगे कंटिन्यू किया। उसकी नजरें शिखा से हट ही नहीं रही थी। वहीं उसे गाते देख दुर्गा और रिद्धिमा बहुत खुश थी। दोनों की पलकें भींगी हुई थी। दोनों उसे करीब 15 साल बाद गाते हुए देख रही थी। चेहरा है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजूल है दो। शिवम शिखा के पास गया और उसका हाथ पकड़ उसके आंखों में देखते हुए सबके बीच लाते हुए गाया, इसके बाद भी अगर तुझे चैन न मिले, पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा। आरुष भी बीच में आ गया था। सब अपनी अपनी वाली लड़कियों के पास गए और उनका हाथ पकड़कर बीच फ्लो पर ले आए। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे रे संग बांध लाऊंगा।
सब अपने अपने पार्टनर के साथ गोल गोल घूमकर डांस कर रहे थे। शिवम और शिखा की नजरें एक दूसरे पर जमी हुई थी। दोनों आज दिल से खुश थे। सब कुछ भूलकर दोनों एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। जनाब ए आली, जनाब ए आली, हमसे मोहब्बत है। जनाब ए आली, जनाब ए आली, जनाब ए आली। आलोक जी मनदीप और दुर्गा का हाथ पकड़ कर सबके बीच में ले आए और वो दोनों भी सब कुछ भूलकर डांस करने लगे। तो एक हिदायत है, जनाब ए आली, हम हैं जरा हट के। जनाब ए आली। वहीं रिद्धिमा एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसके बगल में शिव भी खड़े थे जो उसे ही एकटक देख रहे थे। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 सत्र सितारे संग बांध लाऊंगा। अचानक रिद्धिमा के चेहरे को एक हवा का झोंका छू कर गया। उन्हें एक पल को लगा जैसे शिव उनके पास ही है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बंद आंखों से शिव को देख मुस्कुरा दी। दिन ऐसे ही गाते नाचने में गुजर गया था। सब कल की तैयारी में जुट गए थे। शिखा भी चेंज करके आई, बेड पर सोने चली गई। शिवम पहले से ही बेड पर लेटा हुआ था। शिखा ने कुछ पल आंखें बंद रखा, फिर आंखें बंद रखे हुए ही कहा, तुम आज मेरे साथ क्यों डांस कर रहे थे, उस सायरा के साथ डांस क्यों नहीं किया? शिवम उसकी आवाज में उसकी जलन फील कर सकता। वो मन ही मन मुस्कुराया, फिर खुद को नॉर्मल करके बोला, वहाँ इतने सारे लोग थे, ऐसे में किसी पराई लड़की के साथ कैसे डांस करता? शिखा ने उसकी बात पर आंखें खोलकर उसे घूरते हुए कहा, पराई औरत होता है, लड़की नहीं। शिवम ने प्यार से कहा, हाँ पर वो तो लड़की है न, सिर्फ 22 की है। शिखा को उसकी स्माइल से चिढ़ मच रही थी। उसका मन कर रहा था कि इन दोनों साइयों और शिबू को खूब धोए, इतना कि दोनों के दिमाग से एक दूसरे का नाम ही मिट जाए। शिवम ने आगे कहा, और एक बात बीवी, इसके बाद पता नहीं हम फिर कभी साथ में डांस कर पाए या नहीं। इस बार उसकी बात पर शिखा ने पलके उठाकर उसे देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, फिर शिवम ने अपनी आंखें बंद कर ली, वहीं शिखा उसके चेहरे को देखने लगी। अगला दिन सारे लोग रेडी होकर होटल पहुंच चुके थे। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका शादी का जोड़ा अयान ने अपने शेरवानी से मैचिंग दिया था। बाकी सब भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अयान ने जानबूझकर सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ वाला गाना बजाया था। मनदीप गाना सुन बुरी तरह से उसे घूर रहे थे, पर अयान उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर सबके साथ एंजॉय कर रहा था। कुछ देर बाद अयान और मीरा मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। शिखा और शिवम भी खुश थे, पर दोनों की आंखों में कुछ अलग सा एहसास था। शादी संपन्न होने को आई कि शिखा ने शिवम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ एक तरफ ले गई। शिवम चुपचाप उसके साथ उसके पीछे पीछे चला गया, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था और मन में एक उम्मीद जाग रही थी। शिखा उसे खाली कॉरिडोर में लेकर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके पास एक लॉकेट था जिसमें हनुमान जी बने हुए थे। वो शिवम के करीब गई और उसके गले में पहनाते हुए बोली, तुम्हारी जान को भी खतरा है, मैंने ये गुरुजी से मंगवाया है, इसे अपने गले से मत उतारना। उसने उसे लॉकेट पहनाया और दूर होने लगी कि शिवम ने उसके कमर से उसे थाम लिया और उसे देखते हुए कहा, तुम ये आज क्यों दे रही हो, कल भी तो दे सकती हो। शिखा ने उसे देखा, फिर आंखें नीचे करके बोली, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे सब कुछ रेडी करना है, इसलिए अभी जाना पड़ेगा। वो दूर होने लगी कि शिवम ने उसे कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ बोले उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शिखा ने उसे फिल करते ही आंखें बंद कर ली और शिवम उसे किस करते हुए पीछे ले जाते हुए एक पिल से लगा दिया। वो उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगा था। शिखा के हाथ उसके कुर्ते पर कस गए थे, वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, जैसे दोनों की आखिरी किस हो। एक लॉन्ग किस करने के बाद दोनों ने आंखें खोली और एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखें हल्की लाल थी और दोनों की दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी।
एपिसोड 142 प्रकाश का दी एंड। भत्रा हाउस। 2 दिन बीत चुके थे। आज अमावस्या की रात थी। मीरा, अयान, आलोक जी और आरुष अयान के विला में थे। प्रदीप और सीड काम का बहाना बनाकर होटल से ही निकल गए थे। शिखा भी जा चुकी थी। शिवम ने सारे घर वालों से झूठ बोल दिया था कि शिखा को कुछ काम से अमेरिका जाना पड़ा। शिवम अपने रूम में रेडी हो रहा था। उसे बार बार शिखा की याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कमरा उसका हो ही नहीं। वो जल्दी से रेडी हुआ और नीचे चला गया। उसे आज एक जरूरी मीटिंग भी अटेंड करनी थी। वो रोहन के साथ बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर उसने खुद को पूरी तरह काम में डूबा लिया, इस तरह से कि उसे होश ही नहीं रहा कि कब सुबह से शाम हो गई थी। उसने मीटिंग अटेंड की और वापस अपने कैबिन में आकर बैठ गया। रोहन भी उसके पीछे पीछे आया और बोला, सर आज हम एसएस इंडस्ट्री। उद्धरण चिन्ह। शिवम ने कहा, उसे मेरी मदद नहीं चाहिए रोहन, वो सब कुछ हैंडल कर लेंगी। रोहन ने सिर हिलाया और अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। रात के 8 बजने को आए थे। वो जाने के लिए पलटा कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने इड पर रीटा का नाम देखा तो वो कॉल पिक करते हुए बाहर जाने लगा, पर उधर से रीटा की बात सुन उसके कदम रुक गए। वो जल्दी से शिवम के पास वापस आया और बोला, सर वो रिद्धिमा मैम, एसएस इंडस्ट्री। आज एसएस इंडस्ट्री के सारे एम्प्लॉय की छुट्टी थी। पूरा एसएस इंडस्ट्री काले अंधेरे में डूबा हुआ था। वहीं सूर्या के कैबिन में जहां प्रदीप ने उसे कैद रखा था, उस कमरे में कई सारी मोमबत्ती जल रही थी, पर पर्दे लगे होने की वजह से उसकी रोशनी बाहर नहीं जा रही थी। उस कमरे के बीचों बीच प्रदीप अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उसके सामने फर्श पर काले रंग से एक बड़ा सर्कल बना हुआ था। उसके बीच में भी एक मोमबत्ती जल रही थी और उस सर्कल के आसपास कई सारी चीजें रखी हुई थी। प्रदीप आंखें बंद किए कोई मंत्र पढ़ रहा था। रात के बाहर बजने वाले थे और ठीक बाहर बजे प्रदीप सूर्या को पूरी तरह से अपनी काबू में कर उसे अपार शक्ति प्रदान करने वाला था। उसके बाद सूर्या इस कैबिन से भी बाहर निकल सकता था और वो शिव से जीत भी सकता था। पूरे केबिन में प्रदीप की आवाज गूंज रही थी। वहां का माहौल बहुत डरावना और रूह कपा देने वाला था। वहीं दूसरी तरफ इस बिल्डिंग के 38 फ्लोर पर प्रकाश था। उसे होश आ चुका था, पर उसकी दोनों आंखें नहीं थी और उसके आंखों पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। वो इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। उसके आसपास करीब 10 डॉक्टर मौजूद थे। सब आपस में कुछ बातें कर रहे थे क्योंकि प्रदीप ने उन सबको 1 वीक का समय दिया था। अगर वो लोग 1 वीक में प्रकाश का ऑपरेशन कर उसे आंखें नहीं देंगे तो प्रदीप उन सब की आंखें निकाल लेने वाला था। उस कमरे के बाहर करीब 20 गार्ड्स पहरा दे रहे थे और सबके हाथों में गन थी। वहीं बिल्डिंग के पीछे साइड से 2 परछाई अंदर आए। लड़के ने कहा, हम आ तो गए हैं, पर शिखा ने कहा, पर वर कुछ नहीं, तुम आगे जाओ, मैं आती हूँ। अयान ने उसकी बात पर सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। वहीं शिखा मेन गेट के पास आई और कुछ ढूंढने लगी, पर उसे वहां कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपर गई जहां कुछ काले कपड़े में लटका हुआ था। शिखा उसे देखते हुए बोली, सही कहा था उसने, इस बुढ़े ने ससुर जी के डर से फिर से उनका रास्ता रोकने का इंतजाम कर दिया है। उसने एक टेबल देखा और उसके पास गई। वो उस टेबल को खींच सकती थी, पर उसके आवाज को सुनकर गार्ड्स आ सकते थे। तभी उसे धीमी आवाज आई, बीवी शिखा। शिवम की आवाज सुन जल्दी से पलट गई। उसने देखा शिवम के साथ रीटा और रोहन भी आए हुए हैं और दोनों उसे देख मुस्कुरा रहे हैं। शिखा कुछ कहती उससे पहले शिवम उसके पास आया और टेबल की तरफ इशारा करते हुए, चलो जल्दी पकड़ो। शिखा ने सिर हिलाया और जल्दी से टेबल पकड़ लिया। रोहन और रीटा भी आ गए और चारों ने मिलकर टेबल उठाया और उसे गेट के पास रख दिया। शिखा उसके ऊपर चढ़ गई, पर फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। वो उछलते हुए उस काले कपड़े को पकड़ने की कोशिश करने लगी। तभी उसने खुद को हवा में पाया। शिवम ने उसे कमर से पकड़कर ऊपर उठा दिया था। शिखा ने हाथ बढ़ाकर जल्दी से उस कपड़े को खींचकर वहां से हटा दिया। शिवम उसे देख घेरे से नीचे उतार दिया।
दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। शिवम अंधेरे में ही शिखा के गोरे चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, वहीं शिखा का भी यही हाल था। वो भी उसे देखने की कोशिश कर रही थी। रीटा उन्हें देखकर अपना गला साफ करते हुए बोली, अगर आप दोनों को प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज रोमांस थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा, फिलहाल हमें जल्दी जाना चाहिए। दोनों उसकी बात सुन सेंस में आए। शिवम ने उसके कमर से हाथ हटाया और नीचे उतर गया। रोहन और रीटा उन्हें देख जाने को पलट गए। शिवम ने उन्हें देखा, फिर शिखा को नीचे उतार कर झट से उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। शिखा बस पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। उसने मन में कहा, ऐसी सिचुएशन में भी इसे रोमांस सूझ रहा है, सच में बेवकूफ इंसान है। उनकी किस की आवाज सुन रोहन ने पलटते हुए कहा, यहाँ चूहे भी है क्या? रोहन उन्हें देख पाता उससे पहले शिवम झट से शिखा से दूर हो गया और अपना मुंह साफ करते हुए बोला, आज भी वो काली हवा वाला आएगा क्या? शिखा ने उसे आंखें छोटी कर घूर कर देखा। कितनी अच्छी एक्टिंग करता था ये। वो समझ गई कि शिवम शिव के बारे में पूछ रहा है। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ, पर तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? शिवम ने सीरियस टोन में कहा, माँ भी यही है, शायद वो सुबह से घर नहीं लौटी है। शिखा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। चारों वहां से ऊपर जाने लगे। शिवम चलते हुए बोला, वो प्रकाश भी यही है न? कहा है तुम्हें पता है मैं उसे अपने हाथों से मरना चाहता हूँ। शिखा चलते हुए बोली, कोई और भी है जिसे तुमसे भी ज्यादा जल्दी है उसे मारने की, और अब तक तो वो अपना काम स्टार्ट भी कर चुके होंगे। शिवम ने कहा, कौन है वो? तुम्हारे पापा, मेरे घोस्ट ससुर जी, शिखा ने कहा। शिवम ने पहले तो उसकी बात सुन अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसे शिव के जिक्र से ही नफरत थी, पर जब उसने शिखा की पूरी बात सुनी तो उसके कदम थम गए। प्रकाश के कमरे के बाहर सारे गार्ड्स जो पहरा दे रहे थे, सब मारे हुए पड़े थे। सबका गला कटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सबको एक बार में ही सबको मौत की नींद सुला दी हो। वहीं अंदर प्रकाश बेड पर थर-थर कांप रहा था। उसके ठीक सामने शिव खड़े थे। उनकी काली आंखें छोटी हो गई थी और उनके पूरे बदन से काली हवाओं की लहरें निकल रही थी। सारे डॉक्टर उन्हें देख अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। प्रकाश उन्हें देख नहीं सकता था, पर उनकी आवाज सुन वो बुरी तरह डरा हुआ था। शिव ने अपनी खतरनाक आवाज में कहा, तूने सबसे ज्यादा मेरी रिद्धि को रुलाया है। तेरे वजह से, सिर्फ तेरे वजह से मेरे बेटे ने उससे 15 साल बात नहीं की, उसके बारे में गलत समझ बैठा। सिर्फ तेरे वजह से तूने जानबूझकर रिद्धि को उसके नजरों में गिराने के लिए वो सब किया था ना? उसकी बात सुन प्रकाश का कांपना तेज हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी बातें शिव को कैसे पता। उसे आज सुबह ही प्रदीप ने बता दिया था कि शिव मर चुका है। इस वजह से वो और कांप रहा था। शिव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया तो प्रकाश हवा में उड़ने लगा। खुद को हवा में महसूस कर वो मदद के लिए चिल्लाने लगा था, पर उसकी आवाज उस कमरे से बाहर निकल ही नहीं रही थी। शिव ने 5 मिनट में उसे नर्क के दर्शन करवा दिए थे। चारों दीवारों पर प्रकाश की खून की छींटें पड़ी हुई थी और वो फर्श पर दर्द से तड़प रहा था। शिव ने अपने हाथ में चाकू पकड़ा और खुद से जाकर प्रकाश की एक एक उंगलियां काटते हुए बोले, मेरी रिद्धि को छूने का हक सिर्फ मेरा था और मेरा ही रहेगा। तूने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उसे छुआ था। प्रकाश बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा था, पर उसके सामने कोई इंसान नहीं, खुद हैवान बैठा था जो उसे दर्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। शिव ने उसकी 10 उंगलियां काट दी फिर, और मरने के लिए उसे वहीं छोड़कर वहां से गायब हो गए। प्रकाश की हालत ऐसी थी कि अब कोई चाह कर भी उसे बचा नहीं सकता था। उसके सिर और पूरे बदन से खून निकल रहा था। आखिर में 5 मिनट दर्द से तड़पने के बाद उसने अपना दम तोड़ दिया। शिखा ने पलटकर शिवम को देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले। क्या सच में उसके पापा अब मर चुके थे? शिखा ने कुछ कहने के लिए एक कदम बढ़ाया कि एक तेज हवा आकर शिवम से टकराने को हुई कि, पर वक्त रहते शिखा ने उसे देख लिया और शिवम को धक्का देकर खुद उस हवा के सामने खड़ी हो गई। एपिसोड 143 डेयरिंग गर्ल्स एंड दूर से पाओ लागू ससुर जी।
डेयरिंग गर्ल्स एंड किस्सा खत्म। एसएस इंडस्ट्री। शिखा अपने हाथ बांधकर सामने देख रही थी। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें हल्की लाल थी। उसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसकी हाइट और बॉडी को देखकर पता चल रहा था कि वो अपने टाइम में एक अच्छे फाइटर होंगे। वो हैरान होकर शिखा को देख रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब वो किसी को छू नहीं पा रहे थे। शिखा ने उसने हैरान चेहरे को देखा तो कहा, शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, यू कांट टच मी। वो आदमी कुछ पल उसे देखने के बाद शिवम को देखते हुए बोला, तुम्हारे लिए मैं आया भी नहीं हूं, मैं तो इसे मारने आया। कहते वो फिर से शिवम के पास जाने लगे। उस आदमी को शिखा के अलावा और कोई नहीं देख पा रहा था, और शिवम तो अब भी शॉक्ड में था। उसके दिमाग में सिर्फ शिव घूम रहे थे। पर शिखा के धक्का देने से वो सेंस में आया और शिव की बात छोड़ शिखा को देखने लगा। वो आदमी आगे आया और शिवम का गला पकड़ने को हुआ कि वो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके हाथ शिवम के करीब नहीं जा पा रहे थे। शिवम ने शिखा को देखा तो वो आगे बढ़कर उस आदमी को क्रॉस करते हुए शिखा के पास चला गया। वहीं उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पलटकर शिवम को फिर से देखा और एक बार फिर से उसके पास जाने लगे कि फिर से वो शिवम से कुछ दूरी पर रुक गए। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तभी उसकी नजर शिवम के गले में लटके हनुमान जी के लॉकेट पर गई तो वो समझ गया कि वो अब शिवम को भी कुछ नहीं कर सकता है। शिवम उसे देख नहीं सकता था, पर वो शिखा के धक्का देने से समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? कोई है क्या यहाँ? शिखा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ है कोई, पर टेंशन मत लो, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? शिवम ने पूछा। क्योंकि हमारे पास हनुमान जी है, हमें बचाने के लिए, अयान वहां आते हुए कहा। उसके गले में भी शिवम जैसा ही लॉकेट था। शिवम ने उसे देखा तो वो खुद से बोला, मुझे लग रहा था कि स्पेशली मेरे लिए है, पर यहाँ तो सबके पास है। अयान ने कहा, सबके पास नहीं है, रोहन और रीटा को नहीं मिला है, पर मैं लेकर आया हूँ, मुझे लगा ही था कि तुम आओगे इन दोनों के साथ। शिखा ने उसकी बात पर उसे घूर कर देखा, जैसे कह रही हो, कर दिया न सियाप्पा, ये बताने की क्या जरूरत थी। अयान को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब क्या फायदा था, उस आदमी के आत्मा ने तो उनकी बातें सुन ली थी। उसने कहा, मतलब मैं इन दोनों को मार सकता हूँ? उसने पीछे पलटकर रोहन और रीटा को देखते हुए कहा। दोनों साथ में ही खड़े थे। वो आदमी मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा तो शिखा ने चिल्लाते हुए कहा, निकलो वहां से, वो तुम दोनों की तरफ ही आ रहा है। उसकी बात सुन रीटा चौकना हो गई, पर रोहन की हालत खराब हो गई थी। वो डरते हुए बोला, कहाँ निकले? किधर से निकले? कौन आ रहा है? क्यों आ रहा है हमारी तरफ? रीटा उसका हाथ पकड़ उसे पीछे की तरफ खींचते हुए बोली, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं आ रहा है, भूत आ रहा है हमारी तरफ, भागो वरना यही निपट जाएंगे हम दोनों। उसकी बात पर रोहन ने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया, फिर वो दोनों जल्दी से सीढ़ियों से नीचे जाने लगे। शिखा ने अयान से दोनों का लॉकेट लिया और उनकी तरफ उछाल दिया। रीटा ने दोनों लॉकेट को पकड़ लिया, पर तभी उस आदमी ने दोनों को धक्का दिया जिससे दोनों नीचे गिर गए और रीटा के हाथों से लॉकेट छूटकर थोड़ा दूर जा गिरा। अयान उन्हें देखकर बोला, तू कुछ करती क्यों नहीं है? कुछ करना, एक तो ये हमें दिख भी नहीं रहा है। शिखा ने कहा, तेरा ससुर नहीं है जिसे बैठा कर मैं बातें कर समझाऊं। वो भी आगे बढ़ गई, पर वो भी आत्मा होने की वजह से वो भी उसे छू नहीं सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे बचाए। वहीं रोहन ने रीटा को पकड़कर खड़ा किया। उसके पेट में चोट लग गई थी जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो आदमी फिर से उनकी तरफ बढ़ा, पर इस बार उन्हें छूने से पहले उसे जोरदार झटका लगा और वो दूर जा गिरा। शिखा के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसे रुका देख शिवम ने कहा, रुक क्यों गई बीवी, चलो। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, एक बाप आया है अपने बेटे को बचाने, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो देख लेंगे। उसकी बात सुन सब उसे देखने लगे। रोहन और रीटा को भी हैरानी हुई। फिर रोहन ने हकलाते हुए कहा, पापा। यस बेटा, राजेश ने पलटते हुए कहा।
हालांकि वो भी किसी को दिख नहीं रहे थे, पर रोहन समझ गया था कि शिखा ने राजेश के बारे में कहा है। उसके होठों पर दर्द के बावजूद बड़ी सी मुस्कान खिल गई। शिवम ने कहा, राजेश अंकल है क्या? राजेश ने फिर से कहा, हाँ मैं ही हूँ छोटे बॉस। शिखा उनकी नोट की देख मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो रीटा ने उन्हें देखने की कोशिश करते हुए कहा, दूर से पाओ लागू ससुर जी। राजेश ने भी कहा, हाँ आप भी दूर से खुश रहे बहू जी। शिखा ने उनकी कही बात सबको बताई, फिर कहा, आप अपने बेटे बहू से बाद में बात करना, पहले इन्हें संभालो। राजेश ने हाँ कहा, फिर उस आदमी की आत्मा को देखते हुए बोले, अरे तेरा बेटा तो गलतफहमी की वजह से अपोजिट टीम में है, पर तू क्यों उनकी तरफ है बेसाले सुभाष? सुभाष उनकी बात सुन रुक गए। वहीं शिखा ने कहा, उनके गले में वो जो भी है हटाए, वरना वो हमारी बात समझ नहीं पाएंगे। अयान ने कहा, कोई जाना पहचाना आत्मा है क्या? शिखा ने कहा, सी के पापा है, पर वो भी प्रदीप के वश में है। राजेश और सुभाष के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। दोनों अच्छे फाइटर थे, जिस वजह से दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। 4 लोगों को सिर्फ सामान टूटते हुए दिख रहे थे। जिधर भी सामान टूटता चारों की मुड़ी उस तरफ घूम जाती। रोहन और रीटा ने अपना अपना लॉकेट पहन लिया था। शिखा ने कहा, इन्हें लड़ने दो, हम चलो, 12 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। सबने सिर हिलाया और सब जल्दी से वहां से निकल गए। वहीं कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद राजेश ने सुभाष के गले से वो चीज निकाल दिया और वही फर्श पर बैठ गए। दूसरी तरफ पांचों कैबिन के पास पहुंचने को हुए कि वहां 50 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स मिल गए। उन सबको देखकर रोहन ने अपनी थूक निगलते हुए कहा, हम 5 और ये सब हाथी, साले कम से कम भी तो 50 हो गए। तभी पीछे से आवाज आई, 5 नहीं 6, हम 6 हैं। सबने पीछे पलटकर देखा तो अयान और शिखा को छोड़ तीनों शॉक्ड रह गए। उनके सामने छाया खड़ी थी, जिसने जीन्स टॉप और जैकेट पहन रखा था। वो इस वक्त एक्शन गर्ल के मोड में थी। शिखा ने उसके पीछे देखा, फिर कहा, तुम क्यों आई, और आई भी तो देवर जी को क्यों लेकर आई? छाया के साथ मनन भी था, जो सबको हैरानी से आंखें फाड़े देख रहा था। छाया ने कहा, मैंने नहीं लाया है, मनन जी को दी। इन्होंने मुझे आते हुए देखा तो ये भी आ गए। आरुष भी आ रहा था, पर मैंने उसे आने से मना कर दिया। मनन ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ, आप सब इतनी डरावनी जगह पर क्यों हो? छाया ने कहा, फिलहाल टाइम नहीं है मनन जी, मैं बाद में बताऊंगी, कहते हुए वो आगे बढ़ी। उसे देख अब सबने अपनी पोजीशन ले ली और सारे गार्ड्स को आने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर सारे गार्ड्स उनसे लड़ने आ गए और ये सारे उन पर टूट पड़े। मनन ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया और लड़ने लगा। थोड़ी देर बाद मनन और रोहन एक जगह थक हार कर बैठ गए और रीटा और छाया को मुंह खोले फाइट करते हुए देखने लगे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी वाली इतना अच्छा फाइट करती है। खासकर शौक में तो मनन था। उसने तो कभी सपने में भी छाया को फाइट करते हुए इमेजिन नहीं किया था। तभी अयान भी उनके पास आकर रेस्ट करते हुए बोला, मुंह बंद कर लीजिए छोटे साले साहब, लिटिल को फाइट आती है। शिखा ने उसे मुसीबत के वक्त के लिए ट्रेन किया था, पर उसे डॉक्टर बनना था और शिखा ने भी कभी उस तक कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचने दी थी। मनन जल्दी से बोला, पर उस दिन जब मैं नशे में था तो उसने मुझे कुटा क्यों नहीं था? वो तो खुद को बचा सकती थी। अयान ने कहा, शायद वो शॉक्ड रह गई थी, उसके सामने पहली बार वैसी प्रॉब्लम आई थी ना। मनन ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर मुझ पर हाथ नहीं उठाया होगा। तब तक शिवम भी उनके पास आकर बैठ गया। वो भी थक गया था। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला, ये लड़कियां क्या खाती है, थकती ही नहीं है, देखो तो इन्हें, देख ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों इस फाइट को एंजॉय कर रही है। आयान ने अफसोस जताते हुए कहा, खास मेरी वाली भी यहाँ होती, मैं उसे भी फाइट करते हुए देखता, क्या सीन होता ना, अगर मेरी क्यूटी पाई भी फाइट करती। कहते हुए उसने तीनों लड़कों को देखा जो उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। आयान उनके ऐसे देखने से सकपका गया। वो बोला, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने तो अच्छी बात ही कही थी। तीनों ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे सामने देखने लगे।
वहीं अयान सोचने लगा कि उसने तो कुछ गलत नहीं कहा, तो फिर ये तीनों क्यों उसे इस तरह से देख रहे थे। तीनों लड़कियों ने सारे गार्ड्स को मार गिराया था, पर गार्ड्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। एक के बाद एक आते जा रहे थे। तभी पीछे से कुछ और गार्ड्स आ गए और उन सब गार्ड्स पर फायरिंग करने लगे। रीटा और छाया वहां से हटकर चारों लड़कों के पास आ गई। पर्दे से ही शिखा आने को हुई कि एक गोली उसके बाजू को छू कर निकली। उसने तुरंत अपने बाजू पर हाथ रख लिया और सामने देखा तो एक गार्ड्स के पास गन थी और उसके पॉइंट पर शिखा थी। सब उसे देख घबरा गए। उस गार्ड ने फिर से फायरिंग की, पर इस बार कोई शिखा को पकड़कर दूसरी तरफ कूद गया, जिससे गोली शिखा को छू भी नहीं पाई। सबने देखा तो सब हैरान रह गए। वही शिवम की आंखें छोटी हो गई। वो बोला, ये कहाँ से आ गया। शिखा ने देखा तो उसे बचाने वाला सीड था। सीड ने अपनी गन निकाली और उस गार्ड्स को शूट कर दिया। तब तक शिखा के सारे गार्ड्स ने भी उन सारे गार्ड्स को मार गिराया था। शिखा के गार्ड्स में से एक ने कहा, मैम वो लोग आ चुके हैं। सीड ने शिखा को पकड़कर खड़ा किया। शिखा सीरियस टोन में बोली, लेकर आओ उन्हें। उसके कहने पर दो गार्ड्स वहां से पीछे तरफ चले गए। वहीं रीटा ने कहा, कौन आ गए हैं, और ये तो अपोजिट टीम में था ना। शिखा ने आगे जाते हुए कहा, था पर अब नहीं है। उसके पीछे बाकी सब भी आए। शिखा ने कैबिन का डोर खोला तो अंदर का नजारा देख सब शॉक्ड रह गए और सबकी आंखें बड़ी हो गई। एपिसोड 144 किस्सा खत्म। एसएस इंडस्ट्री। सारे लोग आंखें बड़ी कर हैरानी से अंदर देख रहे थे। प्रदीप का चेहरा सबके सामने था। वो अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और मंत्र का जाप कर रहा था। उसके सामने सूर्या था जो सबको दिखाई दे रहा था। मनन। प्रदीप और अंदर के डरावने नजारे को देखकर बोला, मामा जी ये सब क्या कर रहे हैं। डैड को बुरी शक्तियां दे रहे हैं, शिखा ने गुस्से से कहा। उसकी नीली आंखें लाल होने लगी थी। वो बिना एक पल गवाए अंदर गई और उस काली शकल पर पैर मारने को हुई कि सूर्या ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। शिखा एक बार फिर से दूर जा गिरी थी। सब उसे देख परेशान हो गए। शिवम आगे बढ़ा तो प्रदीप ने कहा, अगर रिद्धिमा को जिंदा देखना चाहते हो तो वहीं रुक जाओ। प्रदीप ने अपने बगल की रस्सी खींची तो बालकनी में लगे पर्दे हट गए। सबने उधर देखा तो सबके चेहरे पर डर के भाव आ गए। माँ। शिवम ने रिद्धिमा को देखकर कहा। रिद्धिमा के हाथ जिस रस्सी से बंधे हुए थे वो रस्सी प्रदीप के दूसरे हाथ में थी और रिद्धिमा बालकनी में लटकी हुई थी। उसने भी सबको देखा तो उसके आंखों में आंसू भर आए। शिखा ने उसे देखा। वो जानती थी प्रदीप अपनी जगह से हिल नहीं सकते हैं। उसने आसपास नजरें दौड़ाए। उसे समझ आ गया था कि प्रदीप ने इस कमरे में भी ऐसा कुछ तो रखा है जिस वजह से शिव यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। उसने सब तरफ देख लिया पर उसे ऐसी कोई चीज नहीं दिखी। तभी उसकी नजर दरवाजे के पास रखे छोटे से पॉट पर गई। उसे याद आया कि पिछले बार जब वो यहाँ आई थी तब वो पॉट वहां नहीं था। उसने शिवम से कहा, शिवम उस पॉट को तोड़ दो। उसकी बात सुन शिवम एक्शन में आया और जल्दी से उस पॉट को उठाने के लिए बढ़ा। पर इससे पहले कि वो पॉट पकड़ पाता उस पॉट से कुछ काली शक्तियां निकली और शिवम और बाकी सबके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। वो काली शक्तियां उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थी पर उन्हें आगे बढ़ने से रोक जरूर सकती थी। शिखा ने जब ये देखा तो उसने गुस्से से अपना हाथ फर्श पर मारा। 12 बजने में अब सिर्फ 1 मिनट ही रह गया था। शिखा हिम्मत कर फिर से खड़ी हुई और आगे बढ़ी। उसे देख सूर्या फिर से उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ गया। आज पहली बार दोनों बाप बेटी आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। शिखा तो बस सूर्या को रोकना चाहती थी पर सूर्या तो शिखा के खून का प्यासा हो चुका था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। दोनों की फाइटिंग स्किल एक जैसी थी। शिखा सिर्फ खुद का बचाव कर रही थी, वो सूर्या को चोट नहीं पहुंचा सकती थी। वही सूर्या उस पर भारी पड़ने लगा था। उसने शिखा को काफी इंजर्ड कर दिया था। शिखा को काफी चोट लग चुकी थी पर फिर भी वो कैसे भी करके सूर्या से लड़ रही थी। दोनों लड़ते हुए पॉट के पास पहुंच गए थे पर सूर्या की वजह से शिखा पॉट छू नहीं पा रही थी।
तभी सूर्या ने शिखा के पेट में मारा, जिससे वो कुछ दूर जाकर फर्श पर गिर गई। उसके मुंह से दर्द की वजह से मम्मा निकला। सूर्या उसके करीब उसकी जान लेने के बढ़ने लगा। उसे जाता देख सब घबरा गए। शिवम ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, बीवी उठो, तुम हार नहीं सकती, उठो। पर शिखा के पास अब शायद इतनी ताकत नहीं बची थी। वो कोशिश कर रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। सूर्या उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने जैसे ही अपना हाथ शिखा के बाल पकड़ने को बढ़ाया कि पीछे से आवाज आई, सूर्या। आवाज सुन सूर्या के हाथ रुक गए। उसने और बाकी सब ने पीछे देखा, जहां शिवानी अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। उसने व्हाइट सूट पहन रखा था। उसके बाल हल्के हवा में उड़ रहे थे। वो हमेशा की तरह ही बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। सूर्या उसे देख रुक गया था। वो पीछे पलटकर उसे देखते हुए बोला, शिवानी। मम्मा, शिखा ने भी नम आंखों से कहा। प्रदीप ने भी उसे देखा तो उसके हाथ रुक गए, पर अगले ही पल वो फिर से सामने जल रही आग में कुछ डालने लगा। उसे सिर्फ 12 बजने का इंतजार था, ताकि 12 बजते ही वो आग में सूर्या की खोपड़ी, जिसे उसने शमशान से उठाया था, वो डाल सके। शिवानी और सूर्या एक दूसरे को ही देख रहे थे। सूर्या उसे देख शांत होने लगा था। शिवानी ने एक नजर शिखा को देखा और उसे इशारा किया। उसके इशारे को समझकर शिखा जल्दी से खड़ी हो गई। उसे खड़ा होते देख प्रदीप ने जोर से सूर्या का नाम चिल्लाया। सूर्या। प्रदीप की आवाज सुन सूर्या फिर से अपने होश खोने लगा। उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी। उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया शिखा पॉट तक पहुंच चुकी थी। वो तेजी से आगे बढ़ा, पर उससे पहले शिखा ने पॉट उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे पॉट चकनाचूर हो गया। प्रदीप ने टाइम देखा तो 2 सेकंड ही बचे थे। उसने खोपड़ी उठाए और आग में डालने को हुआ कि एक तेज काली हवा आकर उससे टकरा गई, जिससे आग बुझ गया और प्रदीप दूर जा गिरा। वो काली शकल भी खराब हो गई थी। प्रदीप और बाकी सब उस काली हवा को देखने लगे। उसकी पीठ सबके तरफ थी। रिद्धिमा ने उसकी पीठ देखी तो उसके मुंह से घिरे से निकला, शिव। इसी के साथ उसके आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला। शिव उसकी आवाज सुन पीछे पलट गए। शिवम ने उन्हें देखा तो उसके आंखों में भी पानी भर आया। उसके होठों हल्के हिले, पापा। शिव ने रिद्धिमा को देखकर शिवम को देखने लगे। वो फिर रिद्धिमा को अपनी शक्ति से ऊपर ले आए। रिद्धिमा वही बालकनी में खड़ी होकर शिव को देखने लगी। उसने तो संगीत वाले दिन ही शिखा और रोहन की सारी बातें सुन ली थी। तब से उसने खुद पर काबू किया हुआ था, पर अब वो बेकाबू हो गई थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तब तक राजेश और सुभाष भी आ गए। वो दोनों भी अब सबको दिख रहे थे। प्रदीप का सारा किया धरा पानी में मिल गया था, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सूर्या को आवाज दी तो सूर्या शिखा को छोड़ शिव के सामने आ गया। शिव और सूर्या के बीच एक बार फिर से लड़ाई होने लगी थी। शिखा ने दोनों को देखा तो वो जोर से चिल्लाए, उन्हें अंदर भेजो। उसके बोलते ही महागुरु और उनके साथ 2 पंडित अंदर आए। उनके हाथ में मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दिया थी, जिसमें आग जल रही थी। तीनों अंदर आए और सूर्या को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज सुन सूर्या ने शिव से लड़ना बंद कर दिया और अपने कानों पर हाथ रख लिया। उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा था, जिस वजह से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे थे। तीनों पंडित ने सूर्या को घेर लिया था और सूर्या उनके बीच में खड़ा दर्द से तड़प रहा था। उसे इस तरह तड़पते देख शिखा के आंसू बहने लगे थे। शिवम ने उसे देखा तो वो उसके पास जाने लगा। तभी प्रदीप ने कहा, मैं हार गया शिव, पर जितने तो तुम्हें भी नहीं दूंगा, तुम्हारे इस बेटे को यही मार दूंगा। उसने अपनी गन निकाली और शिवम के तरफ पॉइंट करके चला दी, पर शिवम को गोली लगने से पहले अवध ने शिवम को पकड़कर उसके साथ साइड हो गया। दोनों नीचे फर्श पर गिर गए थे। शिवम और बाकी सब ने अवध को देखा। अवध के बाजू से खून निकलने लगा था। गोली उसके बाजू को छूकर निकली थी, पर घाव गहरा लगा था। प्रदीप को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। उसने फिर से गन शिवम पर चलानी चाही, पर उससे पहले शिव ने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया और प्रदीप की एक चीख निकल गई। सीड ने गुस्से से कहा,
तुमने मेरे डैड को भी मारकर कैद कर लिया था। अगर शिखा ने मुझे बताया नहीं होता तो मैं तो इसे ही गलत समझकर तेरा साथ देता रहता। अवध ने कहा, तुम बेवकूफ थे प्रदीप, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपने बॉस को धोखा दूंगा, उस इंसान को जिसकी वजह से आज मैं और मेरी बहन जिंदा है। शिवम और बाकी सब दोनों को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कब से उनका साथ दे रहे थे, ये सब कब प्लान हुआ था, पर हाँ सब इतना समझ गए थे कि इन सब के पीछे शिखा थी, उसने पहले से ही दोनों को अपने साथ मिला लिया था। यहाँ तक कि अयान को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब तक सूर्या शांत हो चुका था। तीनों पंडित साइड में आकर खड़े हो गए और शिवानी सूर्या के पास आकर नीचे बैठ गई। शिव ने शिखा को देखा और कहा, तुम इसे मारोगी? शिखा ने सिर हिलाया और खुद को संभालते हुए खड़ी हो गई। शिवम और रिटा ने मिलकर अवध को भी खड़ा किया। शिवम ने एक नजर शिखा को देखा, फिर वो रिद्धिमा के पास चला गया। शिखा ने सूर्या और शिवानी को देखा जो उसे ही देख रहे थे। सूर्या को अब सब कुछ याद आ चुका था। उनके आंखों में भी पानी भरा हुआ था। वो बोले, सॉरी बेटा, आपके डैड को कुछ होश नहीं था। मैं उनकी आवाज भारी हो गई थी। शिखा ने कहा, इसने आपको कैसे मारा था डैड? शिखा की बात सुन सब समझ गए कि शिखा प्रदीप को सूर्या के जैसा ही मारना चाहती है। सूर्या ने कहा, उस दिन जब मैं केबिन में आया था तब इसने मेरे सिर पर पीछे से वार किया था। मैं जब तक खुद को संभाल पाता इसने फिर से मेरे माथे पर मारा और मुझे खींचते हुए बालकनी में ले जाने लगा। मैंने खुद को बचाने की कोशिश में इसके पैर तोड़ दिए थे, पर फिर मैं बेहोश होने लगा और इसने मुझे बालकनी से धक्का दे दिया। शिखा ने उसकी बात सुन लंबी सांस ली और प्रदीप की तरफ जाने लगी। उसे बहुत चोट आई थी जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने नीचे गिरा कुर्सी के एक टुकड़े को उठाया जो एक डंडे जैसा था। उसे देख प्रदीप डर से पीछे खिसकने लगा था। पर कहते हैं न इंसान को अपने सारे पापों की सजा इसी जन्म में मिलती है, वही प्रदीप के साथ भी हुआ। शिखा ने उसके सिर और माथे पर मारा, फिर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बालकनी में ले जाने लगी। प्रदीप अपना होश खोने लगा था, फिर भी वो अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, शिव शिव गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई जैसा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता शिव शिव। पर शिव उसकी तरफ पीठ किए खड़े थे। हाँ, एक वक्त था जब वो इसी प्रदीप के लिए अपनी जान तक दे सकते थे, पर उसने जो किया था उसके बाद उसके लिए शिव के दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं बची थी। प्रदीप भी आधा बेहोश हो चुका था। शिखा ने उसे एक जोरदार किक मारी और कहा, उठ जा, तुझे दर्द होना चाहिए। कहते हुए उसने प्रदीप को उठाया और बालकनी से धक्का दे दिया। प्रदीप चीखते हुए सीधा नीचे गिर गया था। शिखा ने उसे ऊपर से देखा। प्रदीप के सिर से खून निकलने लगा था। घिरे घिरे उसकी आंखें बंद होने लगी और उसकी जान निकल गई। एपिसोड 145 हम फिर मिलेंगे। भद्रा हाउस। प्रदीप को मरे 1 महीना हो चुका था। इसी के साथ शिवम और शिखा की 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी भी पूरी होने को थी। 2 दिन बाद शिवम का 30th बर्थडे था। उसके बाद शिखा और शिवम कानूनी तौर पर पति पत्नी नहीं रहते। सुबह का वक्त, सारे लोग डाइनिंग एरिया में थे। छाया और रिद्धिमा प्लेट्स लगा रही थी। तभी शिवम नीचे आया और बाहर जाते हुए बोला, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, शाम तक आऊंगा। उसने किसी को एक नजर देखा तक नहीं और बाहर निकल गया। उसकी कार के पास रोहन और अवध खड़े थे। शिवम आया तो अवध ने बैक सीट का दरवाजा खोला। शिवम अपनी सीट पर बैठ गया, फिर अवध ड्राइविंग सीट पर और रोहन पैसेंजर सीट पर बैठ गए और तीनों ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दुर्गा ने मनदीप से कहा, शिवम पिछले बार से ज्यादा शांत हो गया है, अब तो हमारे पास एक पल के लिए भी बैठता नहीं है। उसकी आंखें नम हो गई थीं। मनदीप ने उसे शांत कराया और कुछ सोचने लगे। इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। रिद्धिमा अब विधवा की तरह रहने लगी थी। वो थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी, पर परिवार के लिए और खासकर शिवम के लिए वो सबके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करती थी। मनदीप और दुर्गा को भी शिव की मौत के बारे में पता चल चुका था। काफी दिनों तक घर में शांति फैली हुई थी, कोई किसी से बात नहीं करता था, पर सबसे ज्यादा जो बदला था वो था शिवम।
दुर्गा ने प्रदीप और प्रकाश की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। वो भी कुछ दिन खामोश हो गई थी, पर फिर उसने भी खुद को संभाल लिया था। रात का वक्त। शिवम देर रात को वापस आया और सीधा अपने कमरे में चला गया। रिद्धिमा उसे किचन से जाता हुआ देख रही थी, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोककर उसके दिल का हाल पूछ सके। शिवम अपने कमरे में आया और कोट उतार कर अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए अपने कबर्ड से अपनी गिटार निकाल कर बालकनी में चला गया। उसकी आंखें हल्की लाल थी। वो इन दिनों हर दिन ड्रिंक करने लगा था। दिन भर ऑफिस में रहता और रात को बालकनी में ही सो जाता था। फिर सुबह जल्दी उठकर निकल जाया करता था। वो बालकनी में रखे झूले पर बैठ गया और गिटार की ट्यून सेट करते हुए वो प्रदीप के मौत वाले दिन को याद करने लगा। फ्लैशबैक। प्रदीप के मरने के बाद शिखा अंदर आई। सूर्या और शिवानी ने शिखा को देख एक स्माइल पास की तो शिखा भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो जानती थी अब उनके जाने का वक्त आ चुका है। वो चाहे तब भी वो उन्हें रोक नहीं सकती थी। सूर्या और शिवानी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों मुस्कुराते हुए एक सफेद रोशनी के साथ गायब हो गए। उनके जाने के बाद राजेश ने कहा, आप सबको भी जाना चाहिए और तू शादी कर लेना मेरी बहू से। रोहन की आंखें भी नम थी। उसने रीटा का हाथ पकड़ा और हाँ में सिर हिला दिया। सुभाष ने सीट को देखा और कहा, सूर्या ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था बेटा। तुम कभी शिखा का साथ मत छोड़ना, हमेशा इसके साथ इसका वफादार बनकर रहना। सीड ने भी हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। अब सब शिवम और रिद्धिमा को देख रहे थे। शिव ने शिवम को देखा तो शिवम ने लगभग रोते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, मुझे आपको गलत नहीं समझना चाहिए था। आई एम सॉरी। शिव हल्का मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, और अब मेरे लिए रोना मत, जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जीना। हम शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो उन्होंने अपनी नजरें रिद्धिमा पर कर ली। रिद्धिमा को देख उनका दिल उसे कसकर गले लगाने को कर रहा था, पर वो रिद्धिमा को छू नहीं सकते थे। वो एक जिन थे और रिद्धिमा एक आम इंसान। रिद्धिमा के आंसू रुक नहीं रहे थे और न ही उसकी जुबान से कुछ निकल पा रहा था। वहीं एक तरफ मोहिनी भी खड़ी थी, पर वो इस तरह से छिपी हुई थी कि किसी की भी नजरें उस पर नहीं गई थी। वो भी शिव को देख रही थी। शिव ने रिद्धिमा को देखकर कहा, रोना मत, हम फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, मिलेंगे ना? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने पूछा तो रिद्धिमा ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। उनकी हाँ देख शिव के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने एक नजर सबको देखा, फिर शिखा को देखा। शिखा ने अपनी पलकें झपकाई तो शिव मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे लेने लगे। वो डेसे अपने कदम पीछे ले रहे थे। उनकी बॉडी थोड़ी थोड़ी इनविजिबल हो रही थी। आखिर में उनका चेहरा बचा और वो एक मीठी मुस्कान लिए शिवम और रिद्धिमा को देखकर पूरी तरह से गायब हो गए। उनके जाने के बाद रिद्धिमा वही बैठकर फूट फूट रो पड़ी। शिवम ने बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला। राजेश, सुभाष और मोहिनी भी वहां से गायब हो गए। कुछ देर बाद शिवम ने रिद्धिमा को सहारा देकर उठाया और सब नीचे आ गए। नीचे सबकी कार एक लाइन में लगी हुई थी। सबकी आंखें नम थीं। किसी की नफरत तो किसी का इंतजार आज खत्म हो गया था। शिवम रिद्धिमा को कार में बैठाने लगा कि छाया ने घिरे से कहा, दी। उसकी आवाज सुन सबने उसे देखा, फिर उसकी नजरों का पीछा कर दूसरी तरफ देखा। शिखा और सीड एक काली कार के पास खड़े थे। शिखा की आंखें हल्की लाल थी पर चेहरा शांत था। उसे देख शिवम की धड़कनें तेज हो गई। जिस पल से बचने के लिए वो कोशिशों में लगा था, अब वो पला चुका था। शिखा उससे दूर जा रही थी। आयान को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी सबके साथ सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। शिवम ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया कि शिखा ने अपनी नजरें फेर ली और सीट से चलने को कहा। सीड ने एक पल शिवम को देखा, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। शिखा ने बैक सीट का दरवाजा खोला और बिना एक बार भी पलटे अंदर बैठ गई। सीड ने कुछ कहना चाहा कि शिखा ने आंखें बंद कर अपना सिर सीट से टिकाते हुए कहा, चलो यहाँ से सीड। सीड ने फिर कुछ नहीं कहा और कार सड़क पर दौड़ा दी।
शिवम अपनी जगह पर खड़े उसकी जाती हुई कार को देखता रह गया था और कुछ पल बाद शिखा की कार उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। फ्लैशबैक एंड। शिवम के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उसने आंखें बंद की तो उसके आंखों के सामने शिखा और उसकी पहली मुलाकात के सीन आए। जब उसने शिखा का हाथ पकड़कर खींचा था और शिखा उसके ऊपर झुक गई थी। शिवम ने ट्यून सेट की और शिखा को याद करते हुए गिटार बजाने लगा। मेरी बेचैनियों को चैन मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए, मेरे दीवानेपन को सब्र मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। उसकी गाने की आवाज सब सुन रहे थे। रिद्धिमा भी गार्डन में बैठी शिव को याद कर रही थी। उसने भी आंखें बंद की और शिव का चेहरा देखने लगी। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना आंखों से, भीगा भीगा प्यार बेल जाता है, मेरी तन्हाइयों को नूर मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। शिवम ने आंखें खोलकर आसमान में आए चांद को देखा और गाया, मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं। शिवम को चांद में उसका और शिखा का हॉट बलून में किस करना दिख रहा था। वो उस पल को याद करते हुए गाया, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना होठों पे तेरा एहसास रह जाता है, मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। छाया भी अपनी बालकनी में खड़ी थी। मनन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया तो छाया उसके तरफ पलट कर बोली, दी को नहीं जाना चाहिए था मनन जी, वो जीजू को छोड़कर कैसे जा सकती हैं। 1 महीना हो गया पर वो कहाँ है इसकी किसी को कुछ खबर नहीं है। मनन उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, भाभी जहाँ भी होगी एक दिन लौट कर जरूर आएगी, भाई का प्यार उन्हें वापस आने पर मजबूर कर देगा। उसने छाया को कसकर गले से लगा लिया तो छाया ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। बेरंग हवाएं मुझे ना जाने दे गई सदा क्यों अभी अभी, है सरफरोशी ये आशिकी भी, जाएगी जान मेरी इसमें कभी, जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, देखो ना हर लम्हा तेरी दास्तां कह जाता है। शिवम ने गिटार साइड में रखा और झूले पर लेटकर चांद देखने लगा। वहीं रिद्धिमा भी गार्डन से अपने रूम में आई और बेड पर लेट गई। मेरी हर एक तड़प को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। उन दोनों को मनदीप और दुर्गा देख और सुन रहे थे। एस इंडस्ट्री से वापस आने के बाद अयान ने शिवम को शिव की डेड बॉडी के बारे में बताया था, जिसके बारे में शिखा ने उसे कहने को कहा था। राजेश ने शिव की डेड बॉडी बर्फ में रखी थी। शिवम शिव की बॉडी को शमशान घाट लेकर गया और पूरे नियम से शिव का दाह संस्कार किया था। उसके बाद से ही शिवम ने खुद को खुद में ही समेट कर रखने रखा था। कुछ दिन शिखा के न आने पर दुर्गा ने अयान और रोहन से पूछा तो दोनों ने उसे और पूरे परिवार को सब कुछ सच सच बता दिया था। अयान को इतना पता था कि शिखा अपने माफिया की दुनिया में गई है, पर कब तक के लिए गई है, इस सवाल का जवाब उसके पास और न ही आलोक जी के पास था। अब सब सिर्फ एक उम्मीद में थे कि शायद एक दिन शिखा लौट कर आए और सब कुछ ठीक हो जाए। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।